चलिए, कहां तक बातें की थी हमने कल? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमारी बातें हो गई थी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारे सामने रहेगा, और लगभग जब तक रिएक्शंस चलेंगी ये इफेक्ट साथ चलता रहेगा, जिसका नाम है रेजोनेंस। क्लियर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर केमिकल रिएक्शन में आएगा, मतलब इसके बिना ऑर्गेनिक में आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस क्लियर? देखिए, रेजोनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। आप इसको केवल ओसी से रिलेट नहीं कर सकते हैं, ये पूरी केमिस्ट्री के अंदर चलता है। तो हमें इसके बहुत ही स्पेसिफिक केसेस जो हैं वो डिस्कस करने हैं। जैसे कुछ वर्ड्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। एक वर्ड आपको दिखाई देगा क्या? रेजोनेंस। ठीक है। एक वर्ड आपको दिखाई देगा यहां पर कॉन्जुकेशन। मेन टॉपिक अपना रेजोनेंस से ऊपर लगा हुआ है। और एक आपको दिखाई देगा डीलोकेलाइजेशन। यहां पर हम इन टर्म से पहले डील करेंगे। हमारे सामने रहेगा रेजोनेंस, कॉन्जुकेशन एंड डीलोकेलाइजेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लूं। मान लीजिए हमारे सामने ये मॉलिक्यूल दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड। कौन दिया गया है? फॉर्मल्डिहाइड। अगर मुझसे पूछा जाए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है, तो मेरा जवाब रहेगा जी हां, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है। लेकिन मुझसे पूछा जाए कॉन्जुकेशन है, मैं कहूंगा नहीं। क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकेलाइजेशन है, तो फिर से जवाब रहेगा नहीं। यानी कि जो डेफिनेशन हम देते हैं उस पर सारी बातें खरी नहीं उतरती। हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनकरेक्ट, बट इसमें सारे केस आपके कवर नहीं होते। वो कॉन्जुकेशन वाले केस ही कवर कर पाता है, पर रेजोनेंस तो आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर भी है। इससे आपको क्या समझ में आया कि जो रेजोनेंस है वो कॉन्जुकेशन और डीलोकेलाइजेशन का मोहताज नहीं है। रेजोनेंस एक अलग कहानी है। जैसे अगर अपन बात करें, ये एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों के सामने उठा रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल किसके उठा रहा हूं? एनसीईआरटी के। कोई भी एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आपके पास सीएन माइनस मॉलिक्यूल आया, अगर कोई मुझसे पूछे इसमें रेजोनेंस है। अगर इसमें रेजोनेंस नहीं समझाऊंगा तो मैं सीएन माइनस का एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अभी मैंने एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिलिक बताया ही नहीं है, क्योंकि आप केवल रट रहे हो। आप जैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भी इनडायरेक्टली आपने रटना ही पड़ रहा है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस आएंगी तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा सही जगह पर और सही तरीके से। तो यहां पर रेजोनेंस है, हालांकि कॉन्जुकेशन यहां पर भी नहीं है, और डीलोकेलाइजेशन यहां पर भी आपका नहीं। तो फिर सर जो हमने केसेस पढ़े हैं उनके बारे में क्या ख्यालात है? आपने जो केसेस पढ़े हैं वो कॉन्जुकेशन के साथ वाले केस पढ़े हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, तो आपने यहां पर ये केस पढ़े हैं कि लोन पेयर इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस भी है, इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन भी है, और इस मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन भी है। क्लियर? इसका मतलब अगर कॉन्जुकेशन है तो भी रेजोनेंस होगा, अगर कॉन्जुकेशन नहीं है तो भी मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है। आई बात समझ में? तो रेजोनेंस थोड़ी सी अलग कहानी है। हम समझेंगे कॉन्जुकेशन को भी, सर कॉन्जुकेशन क्या होता है। हम समझेंगे किसको? डीलोकेलाइजेशन को भी, कि डीलोकेलाइजेशन क्या होता है। ये दोनों साथ आएंगे। जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन होगा तभी आपको क्या देखने को मिलेगा? डीलोकेलाइजेशन। जब मॉलिक्यूल में कॉन्जुकेशन होगा तभी क्या देखने को मिलेगा? डीलोकेलाइजेशन। सर क्या होता है, मैं बात करूंगा इसके ऊपर डिटेल में, पर आप समझ जाइए कॉन्जुकेशन है तो डीलोकेलाइजेशन आपका होगा ही होगा, लेकिन रेजोनेंस आपका इन सब का मोहताज नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, रेजोनेंस ना कॉन्जुकेशन का मोहताज है, ना डीलोकेलाइजेशन का मोहताज है, ना सिग्मा और पाई का मोहताज है। रेजोनेंस आपके सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल्स भी शो करते हैं। उसका एक केस तो आप ही जानते हैं, अनजाने में आप ध्यान नहीं देते हैं। हाइपर कॉन्जुकेशन, जिसे आप लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुकेशन भी एक स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस ही आपके सामने होता है। तो रेजोनेंस इनमें से किसी का भी मोहताज नहीं है। तो सर रेजोनेंस कब होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर? देखिए, जब किसी मॉलिक्यूल के एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर आपको सारी बातें ना बता पा रहा हो,
इसका मतलब आपको एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, तो आप उस मॉलिक्यूल में कहोगे कि इसमें रेजोनेंस है। जैसे सबसे पहले मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे सामने है फॉर्मल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड हमारे सामने। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पाई बॉन्ड में पोलैरिटी ईएन डिफरेंस से नहीं, रेजोनेंस से समझाई जाती है। क्लियर? तो यहां पर इस लुईस स्ट्रक्चर से आप इस कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा पाओगे। आप सभी जानते हैं कि पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसकी इस लुईस स्ट्रक्चर से हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा सकते। देखिए, कुछ लोग अलग तरीके की बातें करते हैं, बीच में कभी पाई स्टार का नाम ले लेंगे, कभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नाम ले लेंगे, दो अलग अलग अप्रोच पर चल रहे होते हैं। जब मैं किसी का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पाई स्टार से समझा रहा हूं तो मेरी अप्रोच एमओटी को लेकर है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझा रहा होता हूं। और जो रेजोनेंस है वो आपके वीबीटी का कॉन्सेप्ट है। तो उनको खुद को क्लियरिटी नहीं है कि मैं कैसे, बस सुनी सुनाई बातें हैं कहीं कहीं पर सेट कर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं मैक्सिमम जगह कोशिश करूंगा कि मेरी अप्रोच वीबीटी को रहे, क्योंकि 12th लेवल पर वीबीटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अगर मैं वीबीटी की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर से मैं नहीं समझा सकता इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। लेकिन मैं एक और लुईस स्ट्रक्चर बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? एक और लुईस स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और सॉरी नेगेटिव, एंड कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एक लुईस स्ट्रक्चर हमारे सामने ये है। क्लियर? तो फॉर्मल्डिहाइड की एक लुईस स्ट्रक्चर ये है और एक लुईस स्ट्रक्चर ये है। और इस लुईस स्ट्रक्चर में आप बता सकते हो कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप कह सकते हो कि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट है। क्या है? इनकंप्लीट ऑक्टेट आप लोगों के सामने है। हेंस ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। जब आप एक ही मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, दोस्तों बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं मैं, एक ही मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, तो उनको इस वाले एरो से लिखा जाता है। और जब दो स्ट्रक्चर्स के बीच में ये एरो आ जाता है तो हम इन्हें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह देते हैं, हम इन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। कैनोनिकल मैं भी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा, कैनन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इमेज, एंड कैनोनिकल का मतलब इमेजिनरी, कि रियल में इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये इमेजिनरी है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर समझाने के लिए। क्लियर? तो एक ही मॉलिक्यूल की जब दो लुईस स्ट्रक्चर लिखते हो तो उसको इस एरो से सेपरेट किया जाता है, और ये एरो बताता है रेजोनेंस को। किसको बताता है? रेजोनेंस को। केमिस्ट्री में हर एरो का इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये एरो इस्तेमाल में लिया तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लिया जाता है। क्लियर? अगर आपने इस टाइप का एरो का इस्तेमाल किया तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, दो। अगर आपने इस टाइप के एरो का इस्तेमाल किया तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, सिंगल का। अगर आपने इस तरीके का एरो इस्तेमाल में लिया है तो ये इक्विलिब्रियम को बताता है कि दो चीजें डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, एक इसमें बदल रहा है और एक इसमें बदल रहा है। और अगर आप इस टाइप के एरो का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर आपने बना रखी है। क्लियर? तो जब आप इस तरीके के लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम से जाना जाता है। तो इससे हमने ये बनाया और इसके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को समझाया। ठीक है? नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे Cn माइनस में हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो आप आगे पढ़ते हैं ड्रॉपर बच्चे, आप जानते हैं कि जब Cn माइनस रिएक्शन करता है एल्काइल हैलाइड्स के साथ तो वो साइनाइड भी प्रोडक्ट बनाता है और आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड की फॉर्मेशन तो आप यहां से समझा सकते हैं, लेकिन आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन नहीं समझा पाएंगे। क्लियर? तो इसमें भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है। एक लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते हुए जाना, जिसमें यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये एक की ही दो लुईस स्ट्रक्चर हैं, तो इनके बीच में इस एरो का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये साइनाइड की दो लुईस स्ट्रक्चर है, इन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइनाइड कहा जाता है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपने लिया है, तो ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी भी दो लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपके सामने ये है। इन दोनों में अगर मुझे यह समझाना पड़े कि दोनों ऑक्सीजन में से कौन से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं इससे नहीं समझा पाऊंगा, बल्कि मैं दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझा दूंगा कि इसकी एक लुईस स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी जिसमें इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव।
और इधर वाले ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आप बताइए ये इसी की ही लुईस स्ट्रक्चर है? हाँ, तो इसी की ही लुईस स्ट्रक्चर है, तो मुझे इनके बीच में ये एरो लगाना पड़ेगा। हम हैबिचुअल हो गए हैं कर्व्ड एरो के, अगर हम नहीं भी दिखाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं, ये साइनाइड की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं। तो इन्हीं को ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हो। इस फिनोमिना को आप क्या कहते हो, रेजोनेंस कहते हो। क्या कहते हो, रेजोनेंस कहते हो। अब हम ज्यादा हैबिचुअल इस प्रकार से हैं कि देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएं तो आपके सामने ये लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर? फिर अगर अपन बात करें यहां से ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएं तो आपके सामने ये लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां से अगर अपन बात करना चाहें ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो आपके सामने ये लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो हम ये एरो भी बनाना सिखाएंगे, हालांकि ये पहले भी आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी। इससे आपको एक बात क्लियर हुआ कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से केवल इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अलग है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से केवल इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अलग हैं। एटम्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो आप बिल्कुल यहां से कह सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी को समझाने के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़े, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, आपने पहले भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि BF3 मॉलिक्यूल बनाइए, क्या बनाइए, BF3 मॉलिक्यूल, तो आप में से आधे BF3 कैसे बना देंगे? और अगर अपन बात करना चाहें, आप में से आधे BF3 को हो सकता है ऐसे भी बना दे, जिसमें इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो आप बताओ ये BF3 की ही दो लुईस स्ट्रक्चर है कि नहीं है? इसका मतलब आपके BF3 मॉलिक्यूल में भी क्या है, रेजोनेंस। क्लियर? अब ये नहीं समझा पाएगा कि आपका BF3 और BCl3 में से BF3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम क्यों है, ये नहीं समझा पाएगा। ये तो कह रहा है कि बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वैकेंट पी है इसके पास। ये भी सेम कह रहा है बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है पर इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो इस हिसाब से तो दोनों का लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन ये जब आप दूसरी लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि यहां पर एक लुईस स्ट्रक्चर ऐसे भी सोची जा सकती है जिसमें आप कह देते हो बैक बॉन्डिंग, हम कह देते हैं रेजोनेंस। कि देखो इसमें बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट। यहां पर भी बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट। लेकिन यहां पर जब आपकी बैक बॉन्डिंग हुई है तो डोनर भी 2p से है और एक्सेप्टर भी 2p से है, तो आप इसे कह देते हो 2p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग हुई है। लेकिन यहां पर एक्सेप्टर तो सेकेंड पीरियड से है, तो एक्सेप्टर में तो जाएगा 2p पाई और डोनर में जाएगा 3p पाई, और इस टाइप की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है। तो इसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर टू दिस। इसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हो, हम ऑर्गेनिक में से रेजोनेंस कहते हैं। कि आप BF3 की सारी प्रॉपर्टी इस लुईस स्ट्रक्चर से नहीं बता सकते, आपको यह लुईस स्ट्रक्चर बनानी ही पड़ेगी। इसका मतलब BF3 इज हैविंग रेजोनेंस। इनफैक्ट B2H6 मॉलिक्यूल में भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस एक अलग कहानी है दोस्त। रेजोनेंस वाइड वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स को कवर करता है। हम लिमिटेड पर बात करेंगे आपके लेवल पर। किस पर बात करेंगे, लिमिटेड पर। लेकिन पहले वर्ड रेजोनेंस तो क्लियर हो। और जो हम पढ़ते हैं ना डेफिनेशन, वो एनसीईआरटी कहीं नहीं लिखती, यकीन मानिएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये बहुत छोटा हिस्सा है रेजोनेंस का, बहुत ही छोटा। रेजोनेंस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जब आपके CO3 2- जैसे आयंस के केस में बॉन्ड लेंथ बराबर है कार्बन ऑक्सीजन, नहीं समझाई जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ VBT, तो VBT एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आता है जिसका नाम होता है रेजोनेंस। बहुत जगह पर VBT फेल हुआ तो फिर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल में ऐसा हुआ होगा। जैसे BF3 का लुईस एसिडिक कैरेक्टर BCl3 से क्या पाया गया, कम। तो फिर समझाने के लिए बताया गया कि देखो इसमें ऐसा हो गया होगा, इसलिए बोरॉन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब पहले रिजल्ट, अब उस रिजल्ट को सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए तो आपको कोई थ्योरी डिलीवर करनी पड़ती है।
तो इसी को आप क्या कह देते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वर्ड अब माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब किसी मॉलिक्यूल के एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से बातें नहीं समझाई जा सकती, एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनानी पड़े, मतलब मॉलिक्यूल में क्या है, रेजोनेंस। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। दोस्तों ओसी में तो बच जाओगे आप रेजोनेंस से, आईओसी में नहीं बच पाओगे। केमिकल बॉन्डिंग में जाके देखोगे तो गजब तरीके से उसने लिखा है रेजोनेंस के बारे में, बॉक्स बना बना कर एनसीईआरटी लिखता है कि ये मत समझ लेना, ये मत समझ लेना, ये मत समझ लेना, क्योंकि तुम कुछ भी समझ लेते हो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। गिराएगा राक्षस उसको, सुलटा दिया है। तो अभी टॉपिक शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे हम इसमें चीजें क्लैरिटी आएगी। अभी केवल रेजोनेंस में हल्का सा आपको आइडिया लगा है, कॉन्जुगेशन और डिलोकलाइजेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुलटा दिया है। मैंने इस बार एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जीओसी में एक्सप्लेन नहीं किए, मैं सही समय पर आपको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत बढ़िया तरीके से। मोर देन वन डोनर एटम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ करते हैं। Ambident nucleophiles are those nucleophiles which have more than one reactive sites and give different products. अलग अलग रिएक्टिव साइड से अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। तो टाइम आने पर ये बेटर क्लियर होगा। जैसे CN- एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से अटैक करेगा तो साइनाइड बनाएगा, और नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा। टाइम आने पर अपने आप क्लियर कर देंगे इसको। सुलटा दिया है क्या? चलिए अब डेफिनेशन लिखेंगे, आप चाहो तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं, हम इसे रेजोनेंस कहते हैं। जब भी आप एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, हम कहेंगे रेजोनेंस। खत्म हो गई कहानी। जिसे आप बैक बॉन्डिंग कहते हैं, दिस इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर करता है। ये पूछना तो वास्तव में बेवकूफी हो जाती है कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अच्छा, टीचर कभी ऐसी बात नहीं करता, अच्छी बुक्स कभी ऐसी बात नहीं करती कि रेजोनेंस है या नहीं है, और करेगा तो वहां एकदम क्लियर कट चीजें होनी चाहिए। सुलटा दिया है क्या? चलिए डेफिनेशन लिख देंगे रेजोनेंस की। whenever a molecule can be represented by whenever a molecule can be represented by whenever a molecule can be represented by two or more Lewis structures, whenever a molecule can be represented by two or more Lewis structures that differs only that differs only that differs only in the arrangement of electrons, that differs only in the arrangement of electrons, that differs only in the arrangement of electrons, comma लगाकर, there is resonance, there is resonance. Whenever a molecule can be represented by two or more Lewis structures that differs only in the arrangement of electrons, comma there is resonance, मतलब वहां पर रेजोनेंस है। जब भी किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर से आप लिख रहे हो, पर यह ध्यान रहे डिफरेंस केवल इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी एग्जांपल में देख सकते हो, केवल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग हैं चीजें। इसमें ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर थे? 2, और इसमें कितने कर दिए? 3। इलेक्ट्रॉन्स में डिफर कर रही है ये, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैंने सिग्मा पाई का नाम ही नहीं लिया है, क्योंकि रेजोनेंस एक अलग कहानी होती है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ रेजोनेंस के रिलेटेड हम बातें करेंगे। लिखिए सबसे पहले,
रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना, रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ये पॉइंट्स लिखते हुए जाने हैं, जिसकी जरूरत मुझे महसूस होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आप लिखते हुए जाना, धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना, मन गढ़ंत कहानी है। रेजोनेंस एक मन गढ़ंत कहानी है, जहां पर वीबीटी अच्छे से चीजों को नहीं समझा पा रही थी, वहां रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आप जानते हैं बेंजीन के केस में वो नहीं समझा पा रहा था लुईस स्ट्रक्चर से कि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ के कैसे, मतलब एक ही बॉन्ड लेंथ के कैसे हैं, नहीं समझा पा रहा था, तो रेजोनेंस इंट्रोड्यूस हुआ। तो रेजोनेंस जहां जहां पर वीबीटी का फेलियर हो रहा था वहां वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब मन गढ़ंत कहानी है। अब आप सोचिए, अगर मैं कोई कहानी ही मन गढ़ंत सुना रहा हूं तो उसके पात्र तो क्या होंगे, काल्पनिक। सही बात है कि नहीं है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी, ये केवल इमेजिनेशन में है। जैसे रेजोनेंस किसी की इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, आधे ज्यादा पूछ लो ना कि व्हाट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या व्हाट आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे जो रेजोनेंस में बनती है। डेफिनेशन तक मालूम नहीं है, लिखिए द डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, द डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल की अलग लुईस स्ट्रक्चर, द डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल are known as are known as are known as resonance structures, are known as resonance structures, comma या oblique करो, oblique contributing structures, contributing structures और canonical structures, और canonical structures, और canonical structures। कैनोनिकल वर्ड आया है कैनन, कैनन का नाम तो सभी ने सुना होगा, कैमरे की ब्रांड है ना। कैनन का मतलब होता है इमेज और कैनोनिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। तो जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड की दो स्ट्रक्चर बनाई है, ये इमेजिनरी है, तो आप इन्हीं को ही क्या कह सकते हो, इन दोनों के अगर अपन बात करना चाहें, आप इनको बोल सकते हो कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। क्या है ये? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलेंगे दोस्त? आरएस। पूरा ना लिखना पड़े, क्या लिख देंगे? आरएस। आप इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, आप इनको कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आप इनको कह सकते हो, और आप इनको क्या कह सकते हो? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सभी का मतलब क्या है? एक है। सर ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये रियल मॉलिक्यूल में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, रियल मॉलिक्यूल ये नहीं है, रियल मॉलिक्यूल तो दूसरा होगा, टाइम आने पर बताएंगे। तो ये आप लिख लीजिए इस पर, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग लिविस स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जब तक वर्ड्स माइंड में क्लियर नहीं होंगे आप स्टेटमेंट में धरे जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। नोट कर लिया है? एक ही मॉलिक्यूल के होने चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी डिफरेंट कंपाउंड्स को नहीं बताती हैं, एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं। जैसे आप इसको और बेटर समझेंगे किससे? BF3 से। क्या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं? नो, दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही दो डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स है। अगला पॉइंट लिखेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस। जब आपको कहानी ही काल्पनिक बताई जा रही है तो पात्र भी क्या होंगे? काल्पनिक। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इमेजिनरी, मतलब हाइपोथेटिकल है जो हमने बनाई है। लिख दिया है? चलिए नेक्स्ट, रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना, रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना, मतलब विद इन द मोलिक्यूल की कहानी है, उसको किसी दूसरे से लेना देना। इससे फिर क्लियर हो रहा है कि ये परमानेंट है, किसी के आने और जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजोनेंस इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना, जैसे BF3 में रेजोनेंस है तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की कहानी है,
जैसे अगर अपन बात करना चाहें BCl3 में भी रेजोनेंस है, तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की कहानी है, इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अब आपके जो कुछ कंफ्यूजन्स हैं उनको हम धीरे से दूर करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, a molecule can have a single actual structure. A molecule can have a single actual structure. A molecule can have a single actual structure. अब आप बोलोगे सर आपने BF3 की दो बना दी हैं और दोनों में से आप कह रहे हो रियल तो कोई सी भी नहीं है, तो फिर रियल स्ट्रक्चर क्या होगी? अभी आपको बताया जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल को एक सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर से भी लिखा जा सकता है। ए मॉलिक्यूल कैन, क्या लिखा? ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ए मॉलिक्यूल हैज ए सिंगल एक्चुअल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख दो रेजोनेंस हाइब्रिड, which is the weighted average of different RS, which is the weighted average, समझाऊंगा इस पॉइंट को टाइम आने पर, which is the weighted average of different RS, मतलब अलग अलग वेटेज होगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का उसके अंदर, which is the weighted average of different RS। आप जानते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे अगर रियल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें बराबर नहीं होगा, इसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा, इसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा। जैसे इसमें अगर अपन बात करें तो रियल फॉर्मल्डिहाइड में इसका कंट्रीब्यूशन अलग और इसका कंट्रीब्यूशन अलग, ये लगभग आपका मान लो 80% कंट्रीब्यूट करेगा तो ये लगभग 20% कंट्रीब्यूट करेगा, तो सभी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग आता है। वेटेड एवरेज का मतलब यही है, एक होता है नॉर्मल एवरेज कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो सभी का कंट्रीब्यूशन 25% नहीं, एक होता है वेटेड एवरेज कि एक तो आपकी 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी चारों मिलकर 5-5% या 5-5% करके 20%, तो वो होता है वेटेड, हर किसी का वेटेज अलग अलग होता है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, जब भी मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है तो वो कैसा होता है? स्टेबलाइजिंग। रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। क्या ये पॉइंट क्लियर हुए? चलिए अब कुछ हमारे माइंड में मिथ चलते हैं रेजोनेंस को लेकर, हम उनको क्लियर करने वाले हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, द मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट for a certain fraction of time, the molecule doesn't exist for a certain fraction of time in one canonical form, the molecule doesn't exist for a certain fraction of time in one canonical form, and for other fraction of time, and for other fraction of time, and for other fraction of time in other canonical forms, and for other fraction of time in other canonical forms। ये कहता है कि अपने दिमाग में ये बातें मत लाइए। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के हमने कितने लिविस स्ट्रक्चर बना दिए हैं? 2। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मॉलिक्यूल कुछ देर के लिए इसमें और कुछ देर के लिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो आपने बनाया है, ऐसा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का केवल नाम सुना हो, किसी पर्सन का केवल नाम सुना हो और फिर आप उसकी एक ड्राइंग बना दें, तो आपने जो बनाया होगा वो इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाया होगा, उसके बारे में जो जो बातें आपने सुनी होंगी आप पिक्चर में वैसा वैसा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, हालांकि रियल में वो ऐसा हो ना हो कोई मतलब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि फिर एक ने ये स्ट्रक्चर बना दी और एक ने दूसरी स्ट्रक्चर बना दी, तो आप बोलोगे कि कभी वो ऐसा दिखता है कभी वो ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल कुछ देर के लिए इसमें पाया जाएगा और कुछ देर के लिए इसमें पाया जाएगा, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो आप बना रहे हैं उनका तो रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही, ये केवल और केवल आपकी इमेजिनेशन है। तो ऐसा आप मत सोचिए मन के अंदर। ये पॉइंट मैंने आईओसी की एनसीईआरटी से उठाए हैं, वहां समझाता है एनसीईआरटी कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए इसमें रहेगा और कुछ देर के लिए इसमें रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
there is no such equilibrium between the canonical forms. There is no such equilibrium between the canonical forms. There is no such equilibrium between the canonical forms as we have between tautomeric forms. There is no such equilibrium between the canonical forms as we have between tautomeric forms. ब्रैकेट में लिख सकते हो कीटो एंड इनोल. ब्रैकेट में लिख सकते हो कीटो एंड इनोल. ब्रैकेट में लिख सकते हो there is no such equilibrium between the canonical forms as we have between tautomeric forms. ब्रैकेट में लिखो कीटो एंड इनोल, क्लोज द ब्रैकेट, इन टोटोमेरिज्म. इन टोटोमेरिज्म. अब आपको बताऊं ये पॉइंट है आपकी केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी से, लेकिन टोटोमेरिज्म की बात कर रहा है. आपने हल्का हल्का सा टोटोमेरिज्म जीवन में कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा. जैसे ही आपके पास कौन है, एसीटोन, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, कीटोन, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. किसके साथ, इनोल के साथ. कहता है इनमें ऐसा कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपस में एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. ये कीटोन है और ये आपका कौन है, इनोल. तो इसे हम कीटो इनोल का नाम देते हैं. ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है. कीटो इन शॉर्ट कीटोन को बोला जाता है. तो कहता है रेजोनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये इसमें बदल रहा है और ये इसमें बदल रहा है, ऐसा नहीं है. जैसे आप जानते हैं टोटोमेरिज्म के अंदर ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में नहीं होती. ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है. अब सुनिए ध्यान से, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को जीवन में ढंग से पढ़ा है तो अगर आप ये एरो का इस्तेमाल कर रहे हो ना, किस एरो का, ये एरो का, तो ये एरो तभी इस्तेमाल में लिया जाता है जब एट लीस्ट एक एटम अपनी पोजीशन बदले. एट लीस्ट एक एटम अपनी, तभी इस एरो का इस्तेमाल लिया जाता है. और आप देख सकते हैं यहां पर एक एटम ने पोजीशन बदली है. बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं और अब इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स रह गए. तो एक हाइड्रोजन कहां चला गया. आप समझिए, रेजोनेंस में तो केवल इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह बदल सकते हैं, एटम नहीं बदल सकते. तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होती हैं. अपने दिमाग से इस कंफ्यूजन को हटाइए. कभी आप सोचते हो ये इसमें बदल रहा है और ये इसमें नहीं. अगर ऐसा होता तो फिर हम यही एरो रखते इन दोनों के बीच में. हमने ये एरो रखा है, इसका मतलब ये दो लुईस स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं हो रही है. क्लियर. अब देखो मैंने तो यहां पर कोई एरो भी नहीं बनाया, हालांकि समझाने के लिए कई बार हम इस प्रकार से एरो बना देते हैं कि इसके पास है वैकेंट पी, इसके पास है लॉन पेयर. तो ये समझाने के लिए होता है, वरना तो लुईस स्ट्रक्चर तो पहले भी बन गई थी. क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ. तो ये कुछ कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए. दूसरा, आपने एक वर्ड इस्तेमाल में लिया, रेजोनेंस हाइब्रिड. मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड सारी बातें बता देता है. कद्दू सारी बातें नहीं बता पाता है. और रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का है, काम का भी. अगर किसी दिन केमिकल रिएक्शन में रेजोनेंस हाइब्रिड दे दिया ना किसी मॉलिक्यूल का, तो आपसे रिएक्शन नहीं होनी, आपसे रिएक्शन नहीं होनी. जैसे बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड आप सब जानते हैं, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन. इसका ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट तक नहीं बना सकते आप. पहले आपको पाई बॉन्ड बताने, तब जाके ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनेगा. तो रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का है, काम का नहीं है. जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन वाज ए रेफरेंस एटम, नाम का था, काम का नहीं था. वो तो पोलैरिटी से पता चलेगा किसी का प्लस आई है या माइनस आई. कई पॉइंट आपको क्लियर हुए. तो कुछ पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, कुछ धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है. अब मैंने एक कहानी आपको बता दी है, क्या, कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, मन गढ़ंत कहानी है. तो फिर आप बोलोगे सर फिर तो हम एक्सपर्ट है, कुछ भी सुनाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप हर जगह चिल्ला के नहीं कह सकते कि रेजोनेंस है कि सर काल्पनिक है तो आपको क्या कद्दू फर्क पड़ रहा है, मैंने बोल दिया तो चलने दो ना. ऐसा नहीं हो सकता. मतलब जब आप रेजोनेंस करेंगे तो मॉलिक्यूल की दो लुईस स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट बनानी ही पड़ेगी. तो वहां पर कुछ रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट लिखेंगे रूल्स ऑफ रेजोनेंस. रूल्स ऑफ रेजोनेंस. रूल्स ऑफ रेजोनेंस. इसमें मैं केवल और केवल आईओसी की बातें करूंगा.
रूल्स ऑफ रेजोनेंस, रूल्स ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहला रूल लिख दीजिए, पहला रूल, सबसे पहला रूल लिखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैव द सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, resonance structures have the same position of nuclei. Resonance structures have the same position of nuclei. न्यूक्लियाई का मतलब किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? अगर न्यूक्लियस नहीं हिला तो एटम हिल सकता है क्या? ब्रैकेट में लिख लो, मूवमेंट ऑफ एटम्स इज नॉट अलाउड, मूवमेंट ऑफ एटम्स इज नॉट अलाउड। रेजोनेंस के अंदर आपके एटम्स का मूवमेंट अलाउडेड नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। ये अगर मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना दी है तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। आप इनके बीच में ये वाला एरो नहीं लगा सकते। अगर आपने ये एरो लगाया है तो ये गलत है। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और इन के बीच में ये एरो टिका देगा तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको इस एरो का कोई इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरो है। इसका मतलब ये कह रहा है ये दोनों आपस में आरस हैं, क्योंकि ये एरो तो दो आरस के बीच में रखा जाता है, पर हम जानते हैं दोनों आरस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर बताओ कितने हाइड्रोजन्स थे, अब कितने बचे हैं? दो। एक हाइड्रोजन कहां चला गया है? ऑक्सीजन पर। और रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, एटम्स अपनी पोजीशन नहीं बदल सकते। कोई भी अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो उसमें एटम फिक्स होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर आप करके दिखा सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एग्जांपल नोट कर देंगे, इससे आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन बदली है, ये आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। दो ही रूल है बस रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के, बाकी तो आपकी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए। लिख दिया है, क्रॉस जरूर करें। क्रॉस नहीं किया इसका मतलब आप कह रहे हो दोनों आपस में आरस हैं, लेकिन ये दोनों आपस में आरस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव, two resonance structures must have the same number of unpaired electrons. Two resonance structures must have the same number of unpaired electrons. The two resonance structures must have the same number of unpaired इलेक्ट्रॉन्स। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम। जैसे अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल रख देता हूं दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रख दिया है। आप जानते हैं नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, आप जानते हैं ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? दो। क्लियर? तो मैं अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये भी बना सकता हूं। मैं अभी एरोस दिखाने को अवॉइड करूंगा, कारण क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं है। आप तो बस देखते जाओ ये आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं। तो आप चेक कर सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। मैंने ऐसा करने के लिए किसी भी एटम का मूवमेंट नहीं किया है। अब देख लीजिए एटम फिक्स अपनी जगह पर, हाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है। आप बता सकते हैं इस वाली आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हैं? तो यू आप कहेंगे 0। अब आप बोलोगे सर मैं ये कैसे पता करूं? फिर तो भाई साहब आईओसी में हालत आपकी बहुत ही खराब है, क्योंकि आपने तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तक पढ़ रखा है, वो बिना अनपेड इलेक्ट्रॉन के कैसे पढ़ लिया? तो आपको मालूम होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचते ही, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर रखता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर रखता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। आप बता सकते हैं इस वाली लुईस स्ट्रक्चर में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो यहां पर कोई अनपेड नहीं बचा है, इस पर 3 अब क्या हो गए हैं? लॉन पेड हैं, वो भी अनपेड तो अभी भी नहीं है। तो यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड अगर अपन बात करें
इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं, 0। तो ये दोनों आपस में वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। लेकिन दोस्त अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल की कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, वैसे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन को अलग से दिखा दिया जाता है, ये लो और ये लो, तो ये एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लुईस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन साफ दिख रहा है। क्लियर? कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, वो अनपेड रहता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन पर भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये एक वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0, लेकिन यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बना दिया आपने, 2। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने आ गए, 2। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, मेरी बात को अभी आप ध्यान से सुनते हुए जाएं, मान लीजिए 1,3 ब्यूटाडाइइन हमारे सामने है। क्या आप बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ कितने हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड, मतलब कोई अनपेड नहीं है। और मैंने अगर एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जिसमें मैंने इस प्रकार से लिख दिया, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कितने हैं, 2। तो ये आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं बोला है, तू अलग सोच रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में हो ही नहीं सकते, ये गलत सोच रहे हो आप। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास एक ये लुईस स्ट्रक्चर है किसी की, फिर मैंने ये वाली लुईस स्ट्रक्चर बना दी है। आप बताइए क्या ये आपस में वैलिड आरएस है? तो मेरा जवाब है हैं। क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और उधर भी कितना है, 1। सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। मैंने ये नहीं कहा कि 0 होना चाहिए, तुम 0 समझ बैठे हो, सेम होने चाहिए। जितने इस एरो के इधर हैं उतने ही इस एरो के उधर होने चाहिए। कभी भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बदलने चाहिए। दोस्त ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, एंड बोथ दीज पॉइंट्स आर स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है, और सारी स्टैंडर्ड बुक्स यही लिखती हैं। बाकी जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा ना, वो इसलिए लिखवाऊंगा कि कभी आप ऐसा बिहेव ना कर दें कि आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी सेकंड पीरियड के 5 बॉन्ड बना दे, ये तो बेवकूफी होगी ना। वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा रखी, नोट डाउन कीजिए इनको। छुटा गया, ये वैलिड है, इसमें कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, पर दोनों साइड सेम होने चाहिए। ये 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी ने लिखे हैं, इसके अलावा कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। सुलटा दिया है। चलिए अब कुछ नोट लगाकर लिख देंगे, मतलब रूल तो कितने हैं अपने पास, 2। अब कुछ बातें जो आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन मैक्स टू मैक्स कितना बॉन्ड बना सकता है, 1, ये मालूम होना चाहिए। ये कोई रेजोनेंस बनाने के रूल थोड़ी है, इसका मतलब तो हमने पहले से केमिकल बॉन्डिंग को ठीक से नहीं पढ़ा है। तो नोट लगाकर लिख देंगे। भाई बहुत धीरे धीरे चलते हो। नोट लगाकर कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लिख देंगे। पहला पॉइंट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखिए, हाइड्रोजन कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स and no second row element can have
more than 8 electrons in its valence shell. Hydrogen can have 2 electrons and no second row element can have more than 8 electrons in its valence shell. कोई भी सेकेंड पीरियड का एटम अपने वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, आप भी जानते हैं. हाइड्रोजन कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स and second row element cannot have more than 8 electrons in its valence. ये आईओसी का रूल है, आप जानते हैं. अगर आपके पास एक ही सेल है तो बताइए क्या रहेगा, केवल 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बस खत्म. अगर मान लीजिए आपके पास दो हैं तो एक रहेगा 1s जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2. फिर आपके पास रहेगा 2s और फिर रहेगा 2p6. तो सेकेंड पीरियड के पास बस वैलेंस सेल में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पास डी होता ही. तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए कहता है इस बात का विशेष ध्यान रखें. मैं सर आपकी बात को समझा नहीं, मैं क्या ऐसी गलतियां कर सकता हूं? हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं. मान लीजिए अगर आपके सामने ये आ जाता है, इस प्रकार से कंपाउंड दिया हुआ है ऐसे, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये दोनों आपस में वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं है, क्योंकि आपने रेजोनेंस को थोड़ा अलग लेवल पर पढ़ा है. पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, पाई के आगे रेडिकल, वो पाई के आगे आपको और आगे भेज देगा. क्लियर? तो अगर मैंने इसकी एक और लुईस स्ट्रक्चर बनाने की सोची कि चलो इसमें रेजोनेंस करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, रेजोनेंस, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड आएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चला जाएगा एंड पॉइंट पर. और मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बना दिए हैं, आप जानते हैं 5 बॉन्ड आपका सेकेंड पीरियड एटम बना ही. 5 बॉन्ड का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, जगह ही नहीं रखेगा कहां पर. क्लियर? तो ये कोई रूल थोड़ी है. ये अगर बोल रहा है कि अगर ये गलती कर रहा है कोई बच्चा तो उसको यहां तक भेजा किसने है, उसको तो पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था. कि ये कोई रेजोनेंस में थोड़ी बताई जाएगी कि आप लुईस स्ट्रक्चर जो बना रहे हो वैलिड ही. तो ऐसी बेवकूफी हमें नहीं करनी है. क्लियर? अब ये बात सेकेंड पीरियड के लिए वैलिड है. किसके लिए वैलिड है, सेकेंड पीरियड के लिए. इसको हर जगह मत अप्लाई कर देना. मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये दिया हुआ है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, एनिलीनियम आयन. मैंने अगर इसके एक लुईस स्ट्रक्चर ये बनाने की सोची तो ये तो शुद्ध बेवकूफी हो जाएगी हमारे सामने. अभी आप हंस रहे हैं, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आप पाई के आगे पॉजिटिव तुरंत से बना देंगे. अभी तो मैं एरो नहीं बना रहा ना, तो आपको पता नहीं चल रहा है. तो ये क्या आपस में वैलिड लुईस स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं है, क्योंकि फिर से वही कहानी आपने दोहरा दी है. नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड जो कि हो नहीं सकते. नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को. हमें सेकेंड पीरियड से है, सेकेंड पीरियड एटम्स कांट एक्सपांड देयर ऑक्टेट. हमें थर्ड पीरियड से कोई दिक्कत नहीं है. कभी आप थोड़ी देर पीछे पीछे आओ कि सर ये क्या कर दिया आपने, यहां पर भी तो कितने बॉन्ड बना दिए हैं, 5. भाई साहब ये बना सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैंने ये लिखा है इसका मतलब ये वैलिड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. मैंने क्रॉस किया है मतलब ऐसा नहीं हो सकता है. इन बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आप बैक बॉन्डिंग भी चीज ढंग से नहीं समझेंगे. ध्यान से सुनते हुए जाना, मैं इनऑर्गेनिक की कुछ बातें बता रहा हूं. जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कार्बन है, ये है कार्बन, बाजू में कौन लगा हुआ है, Cl. क्लियर? और आप जानते हैं कार्बन पर टिका दिया है मैंने नेगेटिव चार्ज. आप बताइए क्लोरीन के वैलेंस सेल में अभी हाल फिलहाल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8. लेकिन आप जानते हैं क्लोरीन कौन से पीरियड का एटम है, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड. किसको बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है. और ये बात थर्ड पीरियड वालों के लिए वैलिड ही नहीं है. थर्ड पीरियड के पास खास बात होती है, उनके पास होता है वैकेंट 3D ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल, जिनकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं दोस्त. तो यहां पर अगर अपन बात करें इस मतलब एक लुईस स्ट्रक्चर में ये बना सकता हूं. अभी मैं एरो नहीं दिखा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि अभी एरो का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा. अगर मैंने इस प्रकार से बना दिया है तो यहां पर क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. एंड राइट नाउ बताइए क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पर हम ओके हैं. कैसे, 2 बॉन्ड और 3 लोन पे, 4 और 6 10 पर हम कंफर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. क्योंकि जो बात हमने बोली है वो सेकंड पीरियड के लिए बोली है, थर्ड पीरियड के लिए
नहीं बोली। अब आप क्या सोचोगे? बढ़िया बात है, अब अपने को समझ में आ गया बैक बॉन्डिंग कैसे होती है भाई। बाजू वाले को समझाएगा, कुछ नहीं करना है, इस पर नेगेटिव है ना, बॉन्ड बना के उस पर टिका देंगे अपन। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो देखो आपको तो सम्मानित किया जाएगा ही जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा कि उस मास्टर को भी साथ में लाओ जिन्होंने ये आपको बनाना सिखाया है, क्योंकि तुम तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, वो कई लोगों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उसको हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक वैलिस लुइस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। तो सर आपको 10 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल से दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन सेकेंड पीरियड में आता है तो दिक्कत है, हाँ। सेकेंड पीरियड एटम्स कांट एक्सपांड देयर ऑक्टेट, तो ये आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते हैं। ये कोई रूल थोड़ी है, ये तो केमिस्ट्री की बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों। पाई बॉन्ड वगैरह सब सही सही बनाए, एटलीस्ट कॉपी पेस्ट तो ठीक से करें दोस्तों। रेजोनेंस हमें बहुत स्कोप देता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के, बहुत ही ज्यादा। आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन ओसी का है या आईओसी का है। अच्छा एग्जामिनर मिक्स करके लाता है, इसलिए रेजोनेंस जहां पर आईओसी में है मैं वो सारी बातें ओसी में भी करूंगा, क्योंकि वहां पर हल्का सा डिस्कशन होता है, इतनी सारी बातें आईओसी में नहीं बताई जा सकती। सुलटा दिया है क्या? नोट में सेकंड पॉइंट, आई थिंक आप 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट तो जानते ही होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है, वो +1 की फिजिक्स में आता है। मैं कोई आर्ट्स से थोड़ी हूं, फिजिक्स मैंने भी पढ़ी है और केमिस्ट्री से ज्यादा पढ़ी है, मैकेनिकल इंजीनियर हूं। प्रीवियस इंस्टीट्यूट में आया ही किसके लिए था? फिजिक्स के लिए। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं फिजिक्स में तो भरे हुए, केमिस्ट्री पढ़ाओगे? मैंने कहा बेरोजगार है, बताओ क्या पढ़ाना है। बायो भी पढ़ाएंगे, हालांकि हमने कभी पढ़ी नहीं है, थोड़ा समय दीजिए। आजकल तो पढ़ाना और भी आसान, समय नहीं, वीडियो लेक्चर दीजिए, किसके वीडियो लेक्चर दो, फिर हम पढ़ा के आ जाएंगे। बच्चे से बस बोलना है अभी नहीं बेटे बाहर बताऊंगा, बाद मिलूंगा नहीं। सुलटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट। टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट इन ईच आरएस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एब्रीविएशन लिख रहे हैं ना, आरएस। टोटल चार्ज मस्ट बी कांस्टेंट इन ईच आरएस। मान लीजिए फिनॉल है, तो मैंने एक फिनॉल की लुईस स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ये बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर चार्ज नहीं आ सकता, ऐसा कहना तो बेवकूफी होगी, लेकिन चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। आप इस तरीके की कोई बातें नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैंने ये दो स्ट्रक्चर बना दी है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी फिनॉल की एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है? कौन सी फिनॉल की एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है? बताइए। इधर टोटल चार्ज कितना है, इधर भी टोटल चार्ज कितना है,
ए भाई, मैंने ये नहीं कहा कि प्लस माइनस नहीं दिख सकते, दिखने दो, लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट होना, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, प्लस माइनस मिलाकर। पर ये तो टोटल चार्ज क्या बता रहा है, -1। तो ये एक वैलिड लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई रेजोनेंस का रूल नहीं है कि यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए था बच्चा। अगर वो ये छोटी सी बात नहीं जानता है, 9-10 में पढ़ा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नहीं पढ़ाया तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हो, ये मेरी दिक्कत नहीं है, वो मुद्दा नहीं है भाई, आगे बढ़ने दो मुझे। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज नहीं आने देना है, ये तो मैंने नहीं कहा, चार्ज आने दीजिए, खूब प्लस माइनस बनने दीजिए, पर टोटल को कांस्टेंट रखने दीजिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने फिनॉक्साइड आयन दिया हुआ है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड आरएस ऑफ दिस, तो आप समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है, या तो गड़बड़ी केमिस्ट्री के लेवल पर की है, या गड़बड़ी फिजिक्स के लेवल पर आप कर बैठे हो, गड़बड़ी तो आपसे कहीं ना कहीं हुई है। यहां पर अगर मैं पूछूं दोनों में से बताइए कौन सी वैलिड आरएस नहीं है, कौन सी वैलिड आरएस नहीं है, बताओ। इधर टोटल चार्ज कितना है, -1, तो इधर भी कितना है, -1, लेकिन यहां न्यूट्रल कर दिया आपने, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कहता है भाई इसमें केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, ये बेसिक पॉइंट है, क्योंकि आपको पता चल चुका है रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना, तो आप कुछ भी ना खेले। सुलटा दिया है क्या, चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। किसके बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में। हम पढ़ना चाहते हैं कि रेजोनेंस हम कहां कहां पर फेस कर सकते हैं। हमने एक बात देखा कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा ही होगा, तो हम लिमिट कर रहे हैं अब केसेस के रेजोनेंस को। पहले हम कॉन्जुगेशन वाले केस पढ़ेंगे, फिर वो भी केस पढ़ेंगे जहां कॉन्जुगेशन ना होते हुए भी रेजोनेंस है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड आया, जैसे साइनाइड आया। बाकी हम कॉन्जुगेशन वालों को तो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने आने वाला है कॉन्जुगेशन, और अभी से आपका रेजोनेंस का मेन टॉपिक शुरू होता है। अभी तक तो केवल ध्यान रखने वाली बातें थी, अब बातें समझने वाली हैं। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया है तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी जैसे क्वेश्चंस और आगे रिएक्शंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारी अप्रोच बिल्कुल शानदार रहेगी। हम अप्रोच किस पर रखेंगे, एकदम ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू, ताकि हम चीजों को आसानी से देख सकें। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, तो सबसे पहले सर हमें बताइए कि ये कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। लिखिए, डेफिनेशन पर हम आ जाते हैं। कॉन्जुगेशन में अगर कॉन्जुगेशन है तो आप मानकर चले रेजोनेंस है, क्योंकि अपने आप एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लिखिए, कॉन्जुगेशन अकर्स व्हेनेवर, conjugation occurs whenever, conjugation occurs whenever p orbitals can overlap, conjugation occurs whenever p orbitals can overlap on three or more adjacent atoms. Conjugation occurs whenever p orbitals can overlap on three or more adjacent atoms. On three or more adjacent atoms. आप समझिए ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा बदला है। पहले हम लिखते थे लगातार 3 पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छा किया है, क्योंकि ओवरलैप कब करेंगे आपको मालूम होना चाहिए, जब वो क्या हो, पैरेलल। ये कहना चाहता है कि कॉन्जुगेशन कब आएगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपका एक एटम क्या है, A, एक एटम क्या है, B, और एक एटम क्या है, मान लेते हैं X या Y मान लेते हैं, क्योंकि C से हम नॉर्मली कार्बन को दिखाते हैं। आइए, कहता है कॉन्जुगेशन कब होगा, ध्यान से सुनिएगा। जब इस वाले एटम पर कैसा ऑर्बिटल हो, P, इस पर भी कैसा हो, P, और इस पर भी कैसा हो, P, और P पैरेलल होने, लगातार कम से कम 3 एटम्स ऐसे होने चाहिए जिन पर पैरेलल p ऑर्बिटल्स हो, तभी तो ये ओवरलैप कर सकते हैं। आप जानते हैं B इधर भी ओवरलैप कर सकता है,
उधर भी ओवरलैप कर सकता है। अगर ये पी वाई है तो ये पी वाई ही होने चाहिए, अब अपने आप ओवरलैप कर जाएंगे। तो लगातार 3 एटम्स पर पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। ये आपके कोई से भी हो सकते हैं लेकिन पैरेलल होने चाहिए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, एक एटम हमारे पास है एक्स, एक एटम हमारे पास है वाई, एक एटम हमारे पास है जेड और एक एटम हमारे पास है डब्ल्यू। अगर मान लेते हैं एक्स पर भी पी ऑर्बिटल है, वाई पर भी पी ऑर्बिटल है और इस पर भी पी वाई है और इस पर भी पी वाई है और इसके पास भी है और इसके पास कौन सा है? पी वाई। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है? इस मॉलिक्यूल में तो कॉन्जुगेशन है, पर इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन देखो 3 पी ऑर्बिटल भी हैं, पैरेलल भी हैं, लेकिन एडजेसेंट पर, जैसे इसके बाजू वाले पर नहीं। तो लगातार भी होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए, तभी आपका कॉन्जुगेशन अक्कर होगा। कई बार पी की जगह डी भी आ जाए तो चलेगा, पर मैक्सिमम केसेस में कौन सा होता है? पी होता है। अगर पी की जगह डी भी आ जाए तो चलेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम ब्रॉडली कॉन्जुगेशन को देखें ना, तो कॉन्जुगेशन आपकी दो कैटेगरी में सिमट जाती है। कितनी कैटेगरी में सिमट जाती है? दो कैटेगरी में। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं कॉन्जुगेशन की, आपने कॉन्जुगेशन को बहुत ही हल्के लेवल पर पढ़ा है। आपके दिमाग में कॉन्जुगेशन क्या होता है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, वही कॉन्जुगेशन नहीं होता है, उसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन होती है। तो कॉन्जुगेशंस को ब्रॉडली अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो हम दो कैटेगरी में इसको डिस्कस करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिस्कस करते हैं? दो कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। एक हमारे सामने आता है पाई पी कॉन्जुगेशन। क्या आता है? पाई पी कॉन्जुगेशन। और दूसरा दोस्त हमारे सामने आता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्या आता है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। दो टाइप की कॉन्जुगेशन यूजुअली आपको देखने को मिलती है। एक आपको दिखाई देगा पाई पी कॉन्जुगेशन और एक आपको दिखाई देगा पाई पाई कॉन्जुगेशन। जैसे पाई पी कॉन्जुगेशन को अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, ध्यान से सुन ले, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर अगर पी ऑर्बिटल आ गया ना तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये कहना चाहता है। क्लियर? इसका मतलब सिंपल सा इतना है दोस्त, मान लीजिए अगर एक्स और वाई के बीच में क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। तो अगर जेड के ऊपर आपके पास बस क्या आ जाए? पी ऑर्बिटल। आप बताइए ये पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? वैकेंट, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, कैसा होना चाहिए? कैसा भी हो, वैकेंट बोल रहे हैं राक्षस, कैसा भी हो बस पी होना। हमने कहीं बताया नहीं कि पी कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड, वैकेंट, कुछ भी हो बस पी होना चाहिए। तो सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पी है तो उस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन। ए मेरे भाई, क्योंकि मैंने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है। आप जानते हैं एक्स और वाई के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड। तो एक्स और वाई के बीच में पाई बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही तो बना होगा कि नहीं बना होगा? तो दो पी तो लगातार ऑलरेडी आ चुके हैं और इसके ऊपर भी क्या आ जाए? पी। तो कॉन्जुगेशन बन गया कि नहीं बन गया है? तो अगर पाई से नेक्स्ट एटम पर पी ऑर्बिटल हो तो कॉन्जुगेशन आपके सामने तैयार है दोस्त, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने इसका केस बताया है। पाई पाई कॉन्जुगेशन को भी हम उधेड़ेंगे, अभी पहले इस पर को तबियत से उधेड़ लेते हैं कि कैसे कैसे केस बन सकते हैं। पहला केस बनेगा कि ये पी वैकेंट हो सकता है, दूसरा केस बनेगा कि ये पी हाफ फिल्ड हो सकता है, तीसरा केस बनेगा कि ये पी फुली फिल्ड हो सकता है। तो ये पी कैसा भी हो चलेगा, बस पी होना चाहिए और उसके अंदर आपके सारे केस सुलटते हुए नजर आएंगे। जल्दी से इतना नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। पाई पी कॉन्जुगेशन का मतलब पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम के ऊपर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। वो पी कैसा हो? कैसा भी हो चलेगा। हाफ फील्ड है चलेगा, फुली फील्ड है चलेगा, वैकेंट है चलेगा। पी का मतलब है दोस्त प्योर पी, बता चुका हूं। पी बोलो, प्योर पी बोलो, अनहाइब्रिड पी बोलो या अनसेड पी बोलो, मैं अपने वर्ड्स को लेकर बहुत पहले से ही क्लियर हो चुका हूं। मैंने आपको केटाइन के केस में भी बताया था दोस्त। क्या बताया था? कि कार्बोकेटाइन के पास जो वैकेंट पी होता है वही उसके रेजोनेंस हाइपर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो आप देखेंगे कार्बोकेटाइन को
रेजोनेंस करते हुए। क्या करते हुए? रेजोनेंस करते हुए। अप्रोच बहुत ही सोच समझ कर रखने वाले हैं। इस तरीके की अप्रोच रहेगी कि आपको कहीं जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा। मैं पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव से नहीं पढ़ाता हूं। सुलटा दिया है क्या? तो दो टाइप की कॉन्जुकेशन ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। वन इज पाई पी कॉन्जुकेशन एंड वन इज पाई पाई। आप हाइपर में जाओगे ना तो बस मैं पाई को सिग्मा से रिप्लेस कर दूंगा, सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई, और हाइपर सोल्व हो जाएगा। बहुत लिंक्ड है क्योंकि हाइपर भी रेजोनेंस का एक स्पेशल केस है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों? क्या मैंने, आप लिख सकते हो इस पी के बारे में, सब चलेगा ये पी। अगर ये पी कैसा है? वैकेंट, दौड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पी कैसा है? हाफ फील्ड, तो भी दौड़ेगा, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पी कैसा है? फुली फील्ड, तो भी चलेगा, बस पी होना चाहिए, हमें उससे कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। इस टाइप की चीजों में आपको स्टेटमेंट में धर लेता है। क्लियरिटी जितनी ज्यादा होगी हमें कंफ्यूजन उतने कम आएंगे। वैकेंट होगा चलेगा, हाफ फील्ड होगा चलेगा, फुली फील्ड होगा तो भी चलेगा, बस पी होना चाहिए। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्त? आइए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले किसको? पाई पी कॉन्जुकेशन। पाई पी कॉन्जुकेशन, पाई पी कॉन्जुकेशन में कौन कौन से केस आपके सामने आ सकते हैं, मैं इसको और आसान बनाना चाहता हूं, और आसान। और इसमें हमारे सामने आएगा पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुकेशन, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुकेशन। इसका मतलब है कि आपका पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कब कॉन्जुकेशन में आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज कब डिलोकेलाइज हो सकता है, हम उस पर बात करने वाले हैं। पॉजिटिव चार्ज कब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है, हम उसकी बातें करने वाले हैं। क्लियर? अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए, यहां से स्टेबिलिटी की बातें भी हम करते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, बहुत ही फेमस एग्जांपल हमारे सामने है, मैंने ये वाला यहां पर आप लोगों के सामने बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं इसका नाम क्या है? इस पर्टिकुलर का नाम है एलाइल कार्बोकेटाइन। अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये एलाइल यूनिट हुआ करती थी, प्रोपीन से sp3 से H हटा देता था तो क्या बनता था? एलाइल, और उस पर पॉजिटिव टिका दिया है तो ये बन गया है एलाइल कार्बोकेटाइन। दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब इसमें रेजोनेंस है। आपको अगर मैं बोल दूं कॉन्जुकेशन है तो अपने आप रेजोनेंस हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर बिल्कुल समझाइए। देखिए किस प्रकार से हम बात करते हैं, कॉन्जुकेशन होने के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्त आप बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे, sp2। बताइए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? तो यहां पर भी आप कह सकते हैं sp2। एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? अगेन यू कैन से sp2। हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में कितने p ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। इनमें सभी में मिक्सिंग में कितने गए हैं? 2। तो क्या इस कार्बन ने एक p बचा रखा है? क्या इस कार्बन ने भी एक p बचा रखा है? और क्या इस कार्बन ने भी एक p बचा रखा है? बधाई हो, कॉन्जुगेशन आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कार्बोकेटाइन के बारे में, हालांकि मुझे अपने शब्द अभी भी याद है कि कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है sp2। और आप जानते हैं ये वाले जो तीनों एटम्स होते हैं ये किस में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में। और उससे भी दिलचस्प कहानी, इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? p ऑर्बिटल। और यही p ऑर्बिटल आज इसके रेजोनेंस करने का कारण बनेगा। मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाना चाहता हूं किस प्रकार की बातें करेंगे। पहले वाले कार्बन में मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि मैं 120 का बॉन्ड एंगल भी मेंटेन करने की कोशिश कर पाऊं। ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ध्यान से सुनते हुए जाइए। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल दिया हुआ है। बताइए सबसे पहले वाले दोनों कार्बन्स में पाई बॉन्ड है कि नहीं है? पक्का? जी हां। तो बताइए पाई बॉन्ड किससे बना होगा? p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। कैसे p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से? पैरेलल p ऑर्बिटल्स। तो आप बताइए इसके पास अगर अपन बात करना चाहें py रहा होगा तो इसके पास भी py, लगातार क्या बना गया है? बॉन्ड। पक्का?
अब सोचो आगे वाले के पास भी पी ऑर्बिटल है, लेकिन सर जरूरी थोड़ी है पी वाई हो। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये तो आप कंफर्म करते हैं ना दोनों के पास पी वाई होंगे, हाँ, वरना पाई नहीं बनेगा सर। अब आगे वाले के पास पीएक्स भी हो सकता था सर, पीजेड भी हो सकता था, सारी बातें हो सकती थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर इसके पास पी वाई आ जाए, क्या आ जाए, तो बताइए क्या कॉन्जुकेशन आ जाएगा, और कॉन्जुकेशन आ जाएगा तो क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। या फिर आप कह सकते हो कॉन्जुकेशन आ जाएगा तो क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन बदलते हुए नजर आएंगे। और आप तो लिख कर आए हैं रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। आप बताइए कौन स्टेबल नहीं होना चाहता है। तो अगर इसको पता चल चुका है कि दो पी पैरेलल आ चुके हैं, और वो कौन से आ चुके हैं, पी वाई, तो बोलता है हमारे पास भी पी है, और यकीन मानिए पी वाई ही रहने वाला है। तो बताइए लगातार तीन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। इट मींस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग कॉन्जुकेशन, पाई पी कॉन्जुकेशन इसे हम कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो सर इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं पहले यहां से बताता था दैट इज टाइम टेकिंग, बट मैंने अपना काम कर लिया है जो मुझे काम में आने वाला था। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं से बनाऊंगा। तो आपको यह पता चल चुका है कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस कर सकता है कब, जब इस कार्बन पर पी हो, तभी तो करेगा। आप जानते हैं किस प्रकार की बातें होती हैं। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको शेयर किया जा सकता है। कैसे शेयर किया जा सकता है, एक लुईस स्ट्रक्चर आप इस एलाइल कार्बोकेटाइन की जो कि ऑलरेडी बना चुके हो, मैं एक लुईस स्ट्रक्चर और बना सकता हूं इसी एलाइल कार्बोकेटाइन की। ये जो आपने बनाई है वो एक लुईस स्ट्रक्चर थी, मैं इसकी एक लुईस स्ट्रक्चर और बना सकता हूं। बनाकर दिखाइए सर किस प्रकार से आप बनाएंगे। हमें मालूम है कि इसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, क्या पता वो लगातार दो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स इनके बीच में और ये पाई बॉन्ड बना हो। तो फिर अगर इनको पाई बॉन्ड बना हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई देगा आपको, यहां पर दिखाई देगा। ये दो लुईस स्ट्रक्चर है किसकी, एलाइल कार्बोकेटाइन की। एंड लुईस स्ट्रक्चर्स को हम इस वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहते हो रेजोनेंस है। तो ये बन गई है, ये बन गई ऑलरेडी कि ये केटायन आपका इन दो लुईस स्ट्रक्चर से लिखा जा सकता है। लेकिन अब जो मैं करने वाला हूं वो समझाने के लिए, क्या करने के लिए, समझाने के लिए, कि देखो यहां से वो बनाकर दिखाता हूं मैं आपको। तो किस प्रकार से बात करेंगे, आप बताइए। पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन, पाई बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन ये है कि एडजेसेंट एटम्स पर पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ये कहते हैं साहब पैरेलल पी तो हमारे पास भी है। दूसरी बात, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर किसी दोनों में से एक के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है ना। तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अब कहता है सर हमारे पास पी तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कहता है टेंशन लेने की क्या बात है, मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ करने वाला। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, अब पहले ये दोनों शेयर कर रहे थे, अब ये दोनों शेयर करेंगे। अब आप बताइए अगर ये एरो यू दिखाए मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में आ गए, तो इन दोनों में तो क्या बन गया है, पाई बॉन्ड। अब आप बताइए जब यहां से दो इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था और आपका एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई, इसकी सेहत पर कद्दू फर्क नहीं पड़ा। बताओ इधर इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, चार, तीन सिग्मा और एक पाई। अभी भी कितने हैं, चार, तीन सिग्मा और एक, इसके कितने थे, तीन, और इसके कितने हो गए, चार, तो माइनस चार्ज आना चाहिए। जब भी कोई एटम अपने बॉन्ड बढ़ा लेता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके तो माइनस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। आप ये भी कह सकते हो कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया हो फिर बॉन्ड बनाया हो, तो इलेक्ट्रॉन के आने से कैसा आना चाहिए था, माइनस। देखो ये न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इस पर ऑलरेडी कैसा था, प्लस। लेकिन फर्क किसकी सेहत पर पड़ा, किनारे वाले की। इधर इसके कितने बॉन्ड है, चार, और यहां कितने रह गए, तो देखो पॉजिटिव इस पर अपीयर हो। तो जब रेजोनेंस होता है पाई पॉजिटिव के साथ तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यहां पर पाई बॉन्ड के उस कार्बन पर आप स्टार्ट पॉइंट लिखेंगे जिससे आगे वाले पर पॉजिटिव है। यहां पर स्टार्ट, यहां पर एंड। ध्यान से सुनिए स्टार्ट एंड कैसे लिखना है, इस पॉजिटिव के साइड वाले पर स्टार्ट और इधर वाले पर एंड। आपका पाई बॉन्ड किधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इन दोनों में तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और जिस पर आपने ई लिखा था एंड पॉइंट, उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जब आपका पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव ही बनता है, लेकिन बनता कहां पर है, एंड पॉइंट पर। तो ये मैंने आपको क्लियरिटी से बताया कैसे पॉजिटिव चार्ज इधर आया। हम यहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हो, उतना टाइम नहीं अपने पास।
यहां पर देखो पाई बॉन्ड के इस पर क्या लिखो और इधर क्या लिखो एंड। क्लियर? आप जानते हैं रेजोनेंस में यहां पर कौन सा मूव करने वाला आपका पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां से खिसक कर इन दोनों के बीच में चले जाएंगे। एक लुईस स्ट्रक्चर और सोची जा सकती है, अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए इन दोनों के बीच में तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। आप समझिए इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें कितने बॉन्ड थे अभी, चार, अभी भी कितने हैं, चार। इसके कितने थे, तीन, लेकिन कितने बन गए, चार। नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये न्यूट्रल होगा। लेकिन इसके कितने थे, चार, इसके कितने हो गए, तीन, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एलाइल केटायन को दो तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये आपके एलाइल केटायन की दो क्या बन गई हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या आप ये कह सकते हैं ये दो क्या बन गई हैं, लुईस स्ट्रक्चर। ये पॉजिटिव चार्ज अब आपका डीलोकलाइज हो गया है। सुनते रहिए, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड। हम डीलोकलाइज्ड इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा बन चुका है। जिस एटम पर ये पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के पास क्या है, पी ऑर्बिटल, और वो पी ऑर्बिटल बाकी दो पी ऑर्बिटल्स के क्या है, पैरेलल। तो क्या ये अब एटम कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है, अपनी जगह बदल सकता है। आप देख सकते हैं एक कार्बन से खिसक के दूसरे कार्बन पर चला गया। और जब भी चार्ज ऐसे जगह बदलता है, चार्ज की शेयरिंग होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर ये चार्ज फिक्स रहता तो एक ही एटम पर रहता, अब ये चार्ज दो एटम पर चला गया है तो चार्ज की शेयरिंग हो गई है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं जो केटाइंस रेजोनेंस करते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ना तो रियल ये है और ना ही रियल ये है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 है। रियल तो कौन होता है, हाइब्रिड। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हम किस प्रकार से बनाएं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनाएं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम किस प्रकार से बनाएं, मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे। इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, आरएच, विच इज द रियल स्ट्रक्चर। मैंने बोला ना एक मॉलिक्यूल को सिंगल स्ट्रक्चर से लिखा जा सकता है जो कि क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप समझिए हमने इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड को तो छेड़ा ही, केवल और केवल किसका मूवमेंट करवाया है, पाई बॉन्ड। तो जो बॉन्ड्स नहीं पार्टिसिपेट किए उनको एज इट इज लिखो। तो सर कौन पार्टिसिपेट नहीं किए, सर पार्टिसिपेट नहीं किए आपके सिग्मा बॉन्ड्स। यूजुअली आपके सिग्मा बॉन्ड्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते यूजुअली। क्लियर? आइए बना दिया है। अब पहली आरएस में देखो डबल बॉन्ड कहां है, पहली आरएस में इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको यहां पर बना देना है डबल बॉन्ड, ऐसे पार्शियल कि डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, डॉटेड बना देना है। फिर दूसरी में देखो इस आरएस में डबल बॉन्ड यहां आ गया तो इनके बीच में भी बना दीजिए डॉटेड। इसका मतलब है डबल बॉन्ड यहां और यहां कहीं भी हो सकता है। दूसरी अब अगर अपन बात करें, पहली आरएस में देखो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है तो जिस पर है उस पर बना दो पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी आरएस में देखो पॉजिटिव चार्ज किस पर है, इस पर है तो इस पर भी बना दीजिए पार्शियल पॉजिटिव और इसको इस ब्रैकेट में रख दीजिए। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज दो कार्बन ने शेयर किया हुआ है तो आप जानते हैं स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। डबल बॉन्ड इन दोनों के भी बीच में हो सकता है, डबल बॉन्ड इन दोनों के भी बीच में हो सकता है। यकीन मानिए अगर मॉलिक्यूल को इस तरीके से दे देना तो आप ढंग से स्टेबिलिटी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड नाम का है, काम का नहीं है। क्या सर आप एक बार मुझे वैसे बता सकते हो ऑर्बिटल डायग्राम से? बिल्कुल बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हुए जाएं। अगर मुझे इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाना पड़ा तो हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। आप जानते हैं यहां पर क्या है, पी ऑर्बिटल, यहां पर क्या है, पी ऑर्बिटल, और यहां पर भी क्या है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे दिखाया जाएगा कि पाई बॉन्ड किसी भी दो के बीच में हो सकता है। और टोटल कितना चार्ज है, +1, उसको बाहर टिका दिया कि +1 चार्ज के साथ आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं। तो आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों के बीच में भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। क्लियर? अब अभी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, वो आपके काम का मात्र हवाबाजी है, कुछ नहीं बताने वाला है। हाँ, हमें रेजोनेंस हाइब्रिड जरूर बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, वापस से सुनो। सिग्मा बॉन्ड सारे बना दिए, पहली आरएस में देखो पाई बॉन्ड कहां है, डॉटेड बना दो। दूसरी आरएस में देखो पाई बॉन्ड कहां है, डॉट डॉट लगा दो। इसका मतलब इस कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना वो सिंगल से तो ज्यादा और डबल से कम। जब भी हम किसी बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं तो उसका मतलब वो होता है आपका 1 और 0 और 1 के बीच में।
ये ना तो कंप्लीट है और ना ही जीरो है। क्लियर? जैसे एक आपका ए और ये आपका है बी, अभी बॉन्ड कितना है इनके बीच में? ए। मैंने ऐसे बना दिया, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आएगा 1 और 2 के, एक से ज्यादा और 2 से कम। मान लीजिए यहां पर ए और बी के बीच में दो बॉन्ड बने हुए ऑलरेडी, और मैंने इस प्रकार से बना दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 2 और 3 के। तो ये पार्शियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, डॉटेड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो पहले आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पहली आरएस में पाई बॉन्ड देखेंगे, उन दोनों एटम्स के बीच में डॉट डॉट बनाएंगे। दूसरी आरएस में पाई बॉन्ड देखेंगे, डॉट डॉट बनाएंगे। फिर पहली आरएस में जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वहां देखेंगे, उस पर पार्शियल पॉजिटिव टिका देंगे। दूसरी आरएस में देखेंगे, उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव टिका देंगे, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर तैयार है। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? नोट करेंगे जल्दी से जल्दी। पाई को पॉजिटिव की तरफ घुमा दो और पॉजिटिव को कहां बना दो? एंड पॉइंट। रेजोनेंस हाइब्रिड हमें बनाना आना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ढंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, 2-2 3-3 साल हो गए हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीख रहे। लेकिन अप्रोच हमें मोटी वाली चाहिए। सुलटा दिया है क्या? इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने पी ऑर्बिटल्स हैं? कितने हैं? मॉलिक्यूल में कितने टोटल पी ऑर्बिटल्स हैं? 9 कैसे आ सकते हैं? 3 ही तो हैं। पी बोल रहा हूं भाई, पी का मतलब प्योर पी होता है। एक पी यहां, एक पी यहां और एक पी यहां। कितने पी ऑर्बिटल्स हैं? और कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं? 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं। कितने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने रेजोनेंस में हिस्सा लिया? या कितने पाई बॉन्ड्स हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुए हैं? एक ही तो पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2। ये तो वैकेंट है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ही, इन्होंने ही तो जगह बदली है केवल। पी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इधर एक इधर, ये खाली पड़ा हुआ है, तो टोटल कितने हुए? 2। तो 2 ही डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वही डीलोकलाइज हो रहे हैं, और जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो ऑलरेडी किस में है? पी में। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट बात मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं। देखिए, आप रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। कई बार इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपको अलग तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 और रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 को देखो तो ये इक्विवेलेंट कैसी है? इक्विवेलेंट ऐसी आरएस होती हैं जो दिखती बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन एक होती नहीं। मतलब सर दिखती एक जैसी है, बिल्कुल वही कहानी, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज जैसी। अगर आप इन दोनों के बीच में, अगर आप इन दोनों के बीच में मिरर रख दोगे, देन यू विल फाइंड कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल। कैसे? अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो इस वाले पे पॉजिटिव यहां दिखाई देगा, और इस वाले में पॉजिटिव इधर है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर साफ दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो ये दिखती एक जैसी है लेकिन एक नहीं है। इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट आरएस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट आरएस। सर थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? हाँ भाई, अगर हम नंबरिंग करें, क्या करें? नंबरिंग, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। इसमें भी इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3। पहली आरएस में बताओ डबल बॉन्ड किन दो एटम्स के बीच में है? 1 और दूसरी में बताओ। तो क्या ये सेम है? एक जैसी दिखती है लेकिन एक नहीं है। इन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट आरएस। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट आरएस। अब अगर किसी मॉलिक्यूल की सभी आरएस इक्विवेलेंट बन रही है, आपने सुना नहीं शायद,
सभी आरएस इक्विवेलेंट बन रही हैं। जैसे इसकी टोटल कितनी आरएस बनी है? 2। दोनों कैसी हैं? इक्विवेलेंट। तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हो हाइब्रिड के अंदर, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी। कुछ लोग ना बनती है ना इक्विवेलेंट तो भी दिखा देते हैं, उनसे तो दूरियां बना लो। क्लियर? हाँ, क्योंकि अगर अपन बात करें दोनों आरएस इक्विवेलेंट हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिखाया जा सकता है हाइब्रिड में। सर मतलब क्लियर क्लियर बात कीजिए, कहना क्या चाहते हो? पहला स्टेप हाइब्रिड बनाने का सेम रहेगा, सिग्मा बॉन्ड लिख दो। दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा। बताइए, यहां पर डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, बना दिया। इसमें डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, बना दिया। जी हाँ। अब अगर अपन बात करें, इसमें पॉजिटिव चार्ज 3 पर है और इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 पर है, तो 1 और 3 पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। क्या दोनों आरएस इक्विवेलेंट है? हाँ। तो चार्ज को बांट दो दो हिस्सों में, कि आधा चार्ज ये कार्बन रखेगा और आधा चार्ज ये कार्बन। मतलब आप ऐसे भी दिखा सकते हो +1/2 और यहां पर +1/2। आप समझिए मेरी बात को, चार्ज का मैग्नीट्यूड आप तभी दिखाएंगे जब सभी आरएस इक्विवेलेंट बने। अगर बीच में एक भी ऐसी बन जाती जो इन जैसी दिखाई नहीं देती तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे। फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा। आप जानते हैं ना डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, तो फिर आप डेल्टा दिखाएंगे। अगर सारी आरएस इक्विवेलेंट है तो मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हो। आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। क्लियर? बताइए, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक? अब हम अगले, अभी टाइम नहीं हुआ अपना। ए, क्लियर? चलिए भाई, यही तो बनाना था, एक बार देख के बना सकते हो। अब हमें अगले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब हमें ऑर्बिटल डायग्राम ज्यादा नहीं खेलना है, बस हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ए, जिसको भी हल्का सा डाउट है बिल्कुल जीरो लेवल से, मेरे से ज्यादा तो तेरे को सब्जेक्ट आता नहीं होगा, और जब मैं जैसे लिख रहा हूं तो मुझे शर्मिंदगी नहीं है तो तुझे तो होनी भी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है अगर तुमसे टोटल आरएस पूछ ली तो भी तुम साफ मिलोगे। क्लियर? तो कैसे रेजोनेंस करवाना है, ध्यान से सुनो। पाई से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लिखोगे? इस साइड स्टार्ट और इस साइड एंड। पक्का? अल्टरनेट चलेंगे, एंड के बाद क्या आएगा? स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद फिर से क्या आएगा? एंड। तो ऐसे चलेगा। स्टार्ट शुरुआत कहां से करनी है? चार्ज की साइड से, यहां से। यहां पर स्टार्ट एंड। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या? सिंपल फंडा, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। बीच में आप जानते हैं ना पाई वापस पाई में जाने वाला, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के डायरेक्शन मिले हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो आपका पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट, यहां पर आ जाएगा। ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। सारे पाई बॉन्ड एक साथ मत घुमा देना। आप देखो, इस पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टार्ट एंड एंड। फिर से, pi bond will move towards the positive charge and the positive charge will appear at the end point। तो आपके सामने ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आते हैं। तो जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तो पॉजिटिव ही बनता है, लेकिन एंड पॉइंट पर। कहां पर? एंड पॉइंट पर। दोस्त मेरे को बताओ, बीच वाली आरएस और पहली आरएस एक जैसी दिख रही है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। आप बताइए, क्या 1 एंड 2 इक्विवेलेंट है? अंधा भी बता देगा एक जैसी नहीं है, क्योंकि इसमें किनारे पर पॉजिटिव और इसमें बीच में पॉजिटिव है। तो क्या इसकी सभी आरएस इक्विवेलेंट है? तो आप चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखा सकते। समझे? चार्ज का मैग्नीट्यूड तभी जब सब आरएस इक्विवेलेंट हो। तो अगर मुझे हाइब्रिड बनाना पड़ा दोस्त, तो पहले कौन से बॉन्ड बना लेता हूं? सिग्मा। आइए पहली आरएस में बताइए पाई बॉन्ड कहां कहां पर है? सर पहली आरएस में पाई बॉन्ड यहां पर है, यहां पर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आगे बढ़िए। दूसरी आरएस में, सर यहां तो पहले दिखा चुके हम, देखो ये तो ऑलरेडी यहां पर आ गया है, तो यहां पर भी दिखा दीजिए। बताइए तीसरी आरएस में, सर यहां पर, ये तो हम पहले ही दिखा चुके हैं, ये आ गया है जो कि पहले नहीं था। इसका मतलब पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। अब पॉजिटिव चार्ज, बताइए पहली आरएस में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, पार्शियल पॉजिटिव। दूसरी आरएस में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, पार्शियल पॉजिटिव। तीसरी आरएस में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, पार्शियल पॉजिटिव। और तैयार है आपके सामने कौन? रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या मैं 1/3 दिखाऊंगा इस बार? नहीं, ऐसी बेवकूफी नहीं करना। मैग्नीट्यूड तभी जब सभी आरएस इक्विवेलेंट हो।
बीच में एक भी आर एस नॉन इक्विवेलेंट बन गई, हम चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। अब कुछ लेक्चर्स बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको कनेक्ट करेंगे। अगर हम इस तरीके से सीखेंगे तो एरोमेटिसिटी हमें दो कोड़ी की नजर आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।